पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप एक्सरसाइज 6.1 को मिस कर चुके हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसको देख सकते हो। आगे हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में 6.2 का इंट्रोडक्शनल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसको लेकर आप एक्सरसाइज 6.2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, आपको तो पता ही कि ट्राइंगल किस तरीके से बनाया जाता है और ट्राइंगल क्या होता है वो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। एक ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसके 3 एंगल्स हों या 3 साइड्स हों और 3 उसके ये एक हो गया ट्राइंगल। ठीक है, इसके 3 एंगल हैं, 3 साइड्स है और इसके 3 वर्टेक्स हैं। सपोज़ इस एंगल का हम नाम दे देते हैं ए बी सी। तो जैसा कि हम डिस्कस किए थे कि एक एंगल वो होता है जिसके 3 साइड्स होते हैं। 1 2 3 साइड्स हो गए और इसके 3 एंगल हो गए, 1 2 और ये 3 एंगल हो गए और इसके 3 वर्टेक्स होते हैं, 1 2 और 3 वर्टेक्स हो गए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे आगे वो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल के बारे में। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, वो एंगल जो किसी ट्राइंगल के बाहर बना हो। अगर आप देखोगे तो ये एंगल ए जो है ये इस ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल है, एंगल बी भी इस ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल है और एंगल सी जो है वो भी इस ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल है। अब यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो कि बी सी को एक्सटेंड करेगा आगे और सपोज़ इसको हम नाम दे देते हैं डी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो जो ए सी डी है ये एक एंगल बन रहा है। ए सी डी जो है इस ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल है। यहाँ लिख लेते हैं एंगल ए सी डी, ये हो गया एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, ऑफ ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल का? ए बी सी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया ए सी डी। अब आप यहाँ पर देखो, ये अभी अगर थोड़ी देर के लिए इस लाइन को आप भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, ए सी डी। ठीक है, और ये बी सी डी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ए सी जो है बी और डी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर 2 एंगल बन रहे हैं। सपोज हम इसको नाम दे देते, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये मान लो ये एंगल 4 हो गया। तो आप देखो एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों ए सी यानी कि एक ही आर्म को शेयर कर रहे हैं और इनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन है। ठीक है, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं अगर दो अलग अलग एंगल अगर एक आर्म को शेयर कर रहे हो और उनका वर्टेक्स कॉमन हो तो वो दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट कहलाते हैं। यानी कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल 3 एंड एंगल 4 आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये ए बी जो आप देख रहे हो सेम इसका इसी की तरह एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे सी से। ठीक है, तो यहाँ सपोज ए बी है तो इसका पैरेलल लाइन हम यहाँ से सी से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। सपोज इसको नाम दे देते हैं ई। अब आप यहाँ देखोगे ये जो एंगल ए सी डी था ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं एक्स और इसको नाम दे देते हैं वाई। ये एंगल एक्स हो गया, ठीक है, और ये एंगल वाई हो गया। ठीक है, ये जो बड़ा एंगल था इसको हम एंगल 4 नाम दिए थे और एंगल 4 जो अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, एंगल एक्स और एंगल वाई। तो क्या हम बोल सकते हैं जो एंगल ए सी डी था उसको ए सी ई प्लस ई सी डी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी। ठीक है, ये जो बड़ा एंगल था इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे तो ये जो बड़ा एंगल है इसको ये दोनों एंगल जो है ऐड करके हम लिख सकते हैं। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई प्लस ई सी डी।
अब ए सी ई को हम नाम दे दिए हैं x और ई सी डी को नाम दे दिए हैं y। तो आप लिख सकते हो एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल x प्लस एंगल y। ठीक है, ये इसको सपोज इक्वेशन नंबर 1 हम नाम दे रहते हैं अभी फॉर द टाइमिंग, क्योंकि ये हमारे आगे काम आने वाला है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो एंगल C था, ठीक है, ये जो बड़ा वाला एंगल था हमारा एंगल 4 था, इससे एंगल 1 और एंगल 2 जो है ऑपोजिट है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। अगर आप ये एंगल 3 को देखो तो ये तीनों अभी इंटीरियर एंगल से एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 ए बी सी के ट्राइंगल के अंदर हैं, इसलिए तीनों इंटीरियर एंगल्स हैं। अब अगर एंगल सी जो कि बाहर हमारा एक्सटीरियर एंगल है, उसके लिए ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे। कैसे, 1 और 2 ये दोनों एंगल जो हैं इंटीरियर एंगल्स हैं और ये 3 के ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल 3 के ऑपोजिट एंगल्स हैं और एंगल 3 के ऑपोजिट एंगल है, इसका मतलब एंगल 4 के भी ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो हम बोल सकते हैं एंगल ए सी डी के लिए एंगल ए और एंगल बी यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एंगल ए सी डी। इस एंगल ए सी डी के लिए एंगल 1 और एंगल 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। इंटीरियर अपोजिट एंगल क्यों बोले, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इंटीरियर में है, इंटीरियर एंगल्स हैं और एंगल सी के ऑपोजिट है। ठीक है, इसीलिए इसको इंटीरियर अपोजिट एंगल कहा जाएगा। अब आप देखिए, जब ए बी और सी ई ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल लाइन है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो जो ए सी है ये एक ट्रांसवर्सल होगा। यहाँ लिख लेते हैं ए बी पैरेलल टू सी ई एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ए बी और सी ई दोनों पैरेलल हैं और ए सी जो है दोनों पैरेलल लाइन को आपस में काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ए सी जो है ट्रांसवर्सल हो गया। पिछले चैप्टर को अगर आप अच्छे से तरीके से पढ़े हो तो ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए, और अगर आप नहीं पढ़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक्सरसाइज 5.1 5.2 का लिंक मिलेगा, आप उसको जाके अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं वहाँ पर भी पैरेलल लाइंस को लेके सब चीज़ बहुत अच्छे से उसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ। और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी भी है, आप मेरे को ईमेल में कांटेक्ट करके डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को और क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, हम ये डिस्कस कर रहे थे ए बी और सी ई जो है पैरेलल है और ए सी जो है ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल एक्स है, ठीक है, एंगल एक्स और एंगल 1 दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। कैसे, ये दोनों इंटीरियर एंगल होंगे। कैसे, अगर इस लाइन को थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर दो इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है, तो ये आपको दो पैरेलल लाइन दिख रहे हैं और एंगल 1 और एंगल एक्स जो है इंटीरियर एंगल्स हो गए। इसको आप भूल जाओ अभी, ठीक है, इस लाइन को अगर आप भूल जाओ थोड़ी देर, तो ये और ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल 1 और x दोनों आपस में ऑपोजिट हैं और दोनों ही इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहा जाएगा, क्योंकि एक एंगल 1 जो है ए सी यानी कि ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है और एंगल x जो है ए सी के राइट साइड में यानी कि ट्रांसवर्सल के राइट साइड में। तो एंगल 1 और एंगल x आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर, हम लिख चुके हैं ए बी और सी ई पैरेलल है और ए सी ट्रांसवर्सल है, इसीलिए एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल x। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एक पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो पिछले चैप्टर में हम डिस्कस किए थे। अब आप देखो, ए बी और सी ई ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, और बी डी जो है ये भी एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, आपके इजी करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखो, ये इस तरीके से ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये ए बी सी डी, ठीक है, ये यहाँ तक एक्सटेंड हो गया और ये जो लाइन है ये इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करके जा रहा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ये जो बी डी है
बी डी, ये बी डी जो है इन दोनों पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल है। एक पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में कई सारे ट्रांसवर्सल हो सकते हैं, ठीक है। ये ए सी भी ट्रांसवर्सल था और ये बी डी जो है, ये बी डी, ठीक है, ये भी इन दोनों पैरेलल लाइंस का एक ट्रांसवर्सल है। आप लिख सकते हो ए बी पैरेलल टू सी ई एंड बी डी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। पहले AC को ट्रांसवर्सल लेके एंगल 1 और एंगल X इक्वल किए थे। अब देखो आप BD एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 और एंगल Y, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल Y। क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। पैरेलल लाइंस हम डिस्कस कर चुके हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं एक पैरेलल लाइन के। अब इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ इसको, आगे मैं यहाँ पर ऊपर में इसका डिस्कस करता हूँ आगे क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे। यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू, अब हम देखो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर रहे हैं, लेकिन एंगल 1 जो है वो एंगल x के इक्वल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 जो है x के इक्वल हो गया था, तो यहाँ पर एंगल 1 को एंगल x लिख सकते हैं, प्लस एंगल 2 जो है, एंगल 2 को अभी हम करस्पॉन्डिंग एंगल y के इक्वल बताएं, ठीक है। ए बी पैरेलल था, ए बी सी ई के पैरेलल है, बी डी ट्रांसवर्सल है और एंगल 2 एंगल y के इक्वल है, यानी कि ये एंगल y के इक्वल है, ठीक है। तो इसको एंगल 2 को एंगल y लिख सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल x प्लस एंगल y। अब ये एंगल x प्लस एंगल y जो है, ये इसको हम इक्वेशन 1 में एंगल ACD के इक्वल बताए थे। कैसे? ये जो एंगल ACD था, ये इन दोनों एंगल का सम था, एंगल ACE और ECD का, ठीक है। ACE जो है एंगल x है और CED जो है एंगल y है। तो यहाँ पर हम बताए थे ACD जो है x प्लस y, तो यहाँ पर आप x प्लस y को लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल ACD। और ACD जो है एंगल ACD, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। और एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल किसके? ACD के। तो हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। इससे आपको क्या समझ में आया? जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा एक ट्राइंगल का, वो जो है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 का जितना सम होगा वो इस एंगल 4 जो हम लिए थे या फिर एंगल ACD के इक्वल होगा। यहाँ पर हम प्रूव कर चुके हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बस ध्यान में यही रखना है कि इंटीरियर अपोजिट एंगल जो होता है उनका सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज 6.2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।